आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत के बयान के बाद अब साधु संतों के बयान सामने आने लगे हैं। उनकी ओर से कहा गया था कि मंदिर मस्जिद विवाद का कोई अंत होना चाहिए, लेकिन यहां पर अब उससे आगे बढ़ते हुए उनके बयान को अदूरदर्शी बताया जा रहा है। साधु संत अगर नहीं रहेंगे संग तो फिर हिंदुत्व की कैसे लड़ी जाएगी जंग। पूरी खबर क्या है ये विस्तार से आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं। इसके अलावा लेकर चलेंगे संभल। कुछ देर पहले मेरी संभल में मौजूदगी थी। संभल में हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले, पहले मंदिर, फिर कुआं और अब एक पुरानी बावड़ी मिली है और सुरंग की भी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। इसको लेकर वहां पर क्या बनी हुई है स्थिति, आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में करेंगे आपको तस्दीक और पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। लेकर चलेंगे भोपाल, जहां पर धन कुबेर सिपाही सौरभ शर्मा को लेकर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और आज बड़ी जानकारी ये सामने आई, डायरी के कुछ पन्नों में कई अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद हड़कंप समझ गया है। 100 करोड़ के लेन देन का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इसके बारे में भी रखेंगे जानकारी आपके सामने। क्या है ये सीक्रेट डायरी, पूरी खबर बताएंगे। इसके अलावा बात होगी मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद मौसम यहां पर रंग ले रहा है और इसी के साथ ही साथ ठंड और ठिठुरन बढ़ती हुई चली जा रही है। अगर आप पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हैं तो फिर किन बातों से होना है आपको सावधान, और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में किस तरह से बढ़ेगी ठंड, पूरी रिपोर्ट भी रखेंगे आपके सामने। और फिर अगली खबर दिखाएंगे, नए वायरस का खौफ जिसका नाम है डिंगा डिंगा। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है और इससे कैसे आपको सचेत रहने की जरूरत है, ये खबर भी रखेंगे। देश और दुनिया की तमाम दूसरी भी बड़ी खबरें होंगी जनहित में, लेकिन सबसे पहले पुणे में अब से 4 दिन पहले मोहन भागवत की ओर से एक बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि राम मंदिर आस्था का केंद्र था, हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई थी, करोड़ों लोगों की श्रद्धा थी। राम मंदिर बन गया और अब हर मस्जिद और दरगाह के भीतर हमें मंदिर ढूंढने की कवायद को बंद करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा हिंदुत्व नेता अपने आप को दिखाने की कोशिश में लगातार इस तरह के मामले लेकर सामने आ रहे हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया उस कार्यक्रम में मेरी भी मौजूदगी थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। राम भद्राचार्य जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं, उनकी ओर से कह दिया गया कि दरअसल ये उनकी अदूरदर्शी सोच दर्शाता है। तो कई मथुरा के ऐसे साधु संत हैं जिनका यह कहना है कि अगर हम भगवान श्री राम, भगवान भोले शंकर और भगवान कृष्ण के मंदिर ही नहीं दिला सकते तो फिर हमारे महात्मा होने का क्या काम। इसको लेकर अब किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है और संघ है या फिर नहीं है, मोहन भागवत से अपने आप को क्यों संत समाज अलग कर रहा है, उसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, पहले संभल में मिला 46 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर। तस्वीर नंबर 2, कानपुर में शुरू हुई बंद मंदिरों की तलाश। तस्वीर नंबर 3, अलीगढ़ में मिला 100 साल पुराना मंदिर। तस्वीर नंबर 4, अब मुजफ्फरनगर में 35 साल से बंद शिव मंदिर मिलने का दावा। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन चारों तस्वीरों में कहानी एक है। कहानी मंदिर के खोज की, बंद पड़े मंदिरों के मिलने की। कोई मंदिर सालों से बंद है तो कहीं सालों से पूजा नहीं हुई। मंदिर की खोज और मिलने की शुरुआत संभल से हुई। कानपुर, अलीगढ़ होते हुए मुजफ्फरनगर के मोहल्ले तक पहुंची है। प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों को तलाश में जो मंदिर मिल रहे हैं, उन मंदिरों को लेकर सियासत तो हो ही रही है, अब इस पर आपसी संग्राम की शुरुआत भी हो चुकी है। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। आरएसएस प्रमुख पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जो निशाना साधा है उसकी वजह है 19 दिसंबर का ये बयान जो मोहन भागवत ने पुणे में दिया था। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार।
मोहन भागवत बनाम राम भद्राचार्य के इस विवाद के वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राम भद्राचार्य जी है, उन्होंने मोहन भागवत के जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी जगह मंदिर और मंदिर ही नहीं ढूंढना चाहिए हिंदू नेता बनने के लिए, उससे असहमति जाएगी। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कमेंट करना है। लेकिन मामला हिंदू धर्मगुरु बनाम आरएसएस प्रमुख का है, तो मुस्लिम धर्मगुरु ये पूछ रहे हैं कि बड़ा कौन है। मौलानाओं को मोहन भागवत पसंद आने लगे हैं। मैं मोहन भागवत जी के हर बात पर इत्तेफाक नहीं रखता था, पर पहली बार उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाँ, इन्होंने जो है मुल्क को जोड़ने वाली बात कही। बहरहाल इसका ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि मोहन भागवत जो है वो सरबराह है या फिर कोई और सरबराह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंदिर मस्जिद विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या का रहा है। इस विवाद को सियासी तौर पर उभारने का काम अतीत में आरएसएस और उसके संगठन ने किया था। अब राम मंदिर का एजेंडा खत्म हो चुका है, तो कभी मथुरा की चर्चा होती है तो कभी काशी की। इन्हीं मथुरा काशी के बीच संभल का नया विवाद सामने आया है। मैं कहता हूँ, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी ही नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी भावनाएं। मेरी भावना यह है कि जब तक काशी और मथुरा हमें नहीं मिल जाएगी, तब तक यहाँ जो आग लग रही ना, आग, उस पे तसल्ली नहीं बैठेगी। संघ से भी निवेदन है कि संघ भी इसमें हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे। मोहन भागवत के बयान के राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर भागवत ने सवाल किस पर उठाए हैं, उनके निशाने पर कौन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। काशी मथुरा का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। पिछले महीने संभल से नए विवाद की नींव पड़ी है। अब जिस तरह से मंदिर की खोज होने लगी है, उसके बाद सवाल तो ये है कि ये मामला कहां तक जाएगा, कब जाकर रुकेगा, किसके कहने पर रुकेगा, पता नहीं। मोहन के भागवत ज्ञान पर सहमत नहीं है साधु संत। वहीं भारतीय जनता पार्टी खोलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखती। विरोधी पार्टियां लगातार निशाना साध रही हैं। ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा और वास्तव में मामला गंभीर भी है। फिलहाल संभल से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ, जहां पर पहले मंदिर का प्रकटीकरण हुआ और उसके बाद कई जगहों से कुएं मिलने लगे। आज बड़ी खबर सामने आई है जब बावड़ी मिली है। खुदाई लगातार जारी है और जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि बावड़ी के भीतर एक लंबी सुरंग हो सकती है। इसको लेकर क्या खुलासा हुआ है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के भीतर जाने का पूरा रास्ता है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी हम लोग भी तय कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, यहाँ के चंदौसी से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के इतिहास की निशानियां अभी भी जमीन के अंदर मौजूद हैं। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। संभल के इस अज्ञात लोक में पहले मंदिर मिला, फिर कुएं मिले, अब प्राचीन बावड़ी के रहस्य से पर्दा उठा है। संभल से आ रही तस्वीरों को एक एक करके देखते जाइए, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास छिपा है। 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू हुई। 22 दिसंबर को 5 फीट की खुदाई में जमीन के अंदर भवन का स्ट्रक्चर मिला। 23 दिसंबर को तस्वीरें और साफ हुई, जिसमें जमीन के अंदर लंबी सुरंग मिली। एबीपी न्यूज के संवाददाता 21 दिसंबर से इस बावड़ी के पास मौजूद हैं। पल पल के अपडेट के साथ इस बावड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम लोग उसी प्राचीन सीढ़ी के ऊपर मौजूद हैं। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के भीतर जाने का पूरा रास्ता है। इन सीढ़ियों से होकर बावड़ी के अंदर जैसे ही दाखिल होंगे, एक सुरंग नुमा रास्ता आपको अंदर लेकर जाएगा। ये सुरंग कल तक कुछ फीट अंदर तक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो सुरंग आपको भव्य भवन का दर्शन कराएगी। काफी बड़ी बावड़ी है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी हम लोग भी तय कर चुके हैं। और इस बावड़ी में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर 3 से 4 मीटर में यहाँ पर एक इस तरह का इस पूरी बावड़ी में आला दिया गया है और
कुछ इस तरह की यहाँ पर छतरीदार नक्काशी भी इस पूरी बावड़ी में की गई है। लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर आरटीओ के एक पूर्व कांस्टेबल को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसने सभी को सन्न कर दिया है। एक डायरी बरामद हुई है जिसमें 100 करोड़ के लेन देन का जिक्र है। कई बड़े बड़े अधिकारी उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है क्या, और कांग्रेस पार्टी ने कैसे एक मंत्री को लेकर जांच की मांग कर दी है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा, आरटीओ के एक पूर्व सिपाही ने कैसे करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। सौरभ के पूरे नेटवर्क की परतें अब खुलने लगी हैं, क्योंकि 3 एजेंसियां मामले की जांच में जुट चुकी हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों से लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीम ने अब तक लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है। इनकम टैक्स विभाग के हाथ सौरभ शर्मा की एक डायरी लगी है। डायरी के पन्ने जैसे ही पलटे गए, चौंकाने वाले नए खुलासे सामने आने लगे। सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के अफसरों के साथ एक साल में 100 करोड़ रुपए का लेन देन करता था। डायरी में आरटीओ के कई अधिकारियों के नाम और उनकी दी जाने वाली रकम का भी डेटा मिला। रिटायरमेंट के बाद भी सभी आरटीओ सौरभ को पैसे भेजते थे। सौरभ की सीक्रेट डायरी हाथ लगने के बाद एमपी का पूरा परिवहन विभाग रडार पर है। सौरभ का नेटवर्क यहीं तक नहीं था। स्क्रीन पर आप एक निर्माणाधीन बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। भोपाल के शाहपुरा में करोड़ों की लागत से सौरभ शर्मा नई स्कूल बनाने जा रहा था, लेकिन ये जमीन एक एनजीओ की बताई जा रही है। छापेमारी के बाद बिल्डिंग का काम भी रोक दिया गया। सौरभ शर्मा अपने साझेदार चेतन गौर के साथ मिलकर ये स्कूल बनवा रहा था। सौरभ का साथी चेतन वही है जिसकी लावारिस कार से पिछले हफ्ते 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिले थे। इसी मामले में चेतन गौर के घर से एक नया सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में पार्किंग से कार बाहर निकलते हुए दिख रही है। यही कार जंगल में खड़ी मिली थी। जब अधिकारियों ने बीते हफ्ते जांच की तो कार से सोना और कैश मिला था। एमपी में इन खुलासों पर राजनीति भी बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब सिपाही के पास अगर इतना है तो डीजी के पास कितना होगा, और डीजी के पास इतना है तो गृह मंत्री के और परिवहन मंत्री के पास कितना होगा, और इतना है तो मुख्यमंत्री के पास कितना होगा। शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी जांच भी करवाना चाहिए ईडी से। हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। मामले में तत्कालीन परिवहन मंत्रियों से सौरभ शर्मा की नजदीकियों के भी आरोप लग रहे हैं। खबर है कि सौरभ शर्मा फिलहाल परिवार सहित दुबई में है। लोकायुक्त ने आरोप तो तय कर दिए हैं, लेकिन सौरभ का पता अभी नहीं चला है। अब बिहार चलेंगे, जहां पर विधानसभा के चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी बहुचर्चित यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। लेकिन इस दौरान ना ही उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत की और जनता के बीच इस यात्रा को ले जाकर उन्होंने इसका समापन भी आज बहुत जल्दी सिर्फ 37 मिनट के भीतर ही कर दिया। गुलदस्ता देने के चक्कर में नेताजी को धरती पकड़ना पड़ गया। धक्का मुक्की के फेर में कोई गिरा, कोई दबा। बेतिया से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की बोहनी कुछ इस अंदाज में हुई। लेकिन इस यात्रा ने बिहार की सियासी धड़कन फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि नीतीश ने पहले दिन ही कई सवाल छोड़ दिए हैं। यात्रा के पहले कार्यक्रम में नीतीश 30 मिनट रुके, दूसरे पड़ाव पर 5 मिनट का समय दिया, तीसरे पड़ाव पर महज 2 मिनट का वक्त। संवाद का कार्यक्रम तय था, लेकिन कोई संवाद नहीं किया। पहला दिन था, पत्रकार कैमरा माइक लेकर खड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं की। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सीएम 1 घंटा भी पब्लिक के बीच नहीं रहे। सवाल ये कि ये आने वाले किसी सियासी तूफान से पहले की शांति तो नहीं। प्रगति यात्रा के पहले फेज में सीएम नीतीश कुमार इस वक्त बेतिया से निकल रहे हैं और सुबह लगभग 11 बजे सीएम पहुंचे थे बगहा और बगहा के बाद बेतिया। और आपको बता दें कि 3 कार्यक्रम यहाँ हुआ है। सीएम पहले चरण के प्रगति यात्रा के पहले दिन ना तो मीडिया से कोई बातचीत की है, ना ही जो लोग इंतजार कर रहे थे उनसे बातचीत की है। हाँ, बेतिया में नीतीश कुमार ने अफसरों के साथ मीटिंग जरूर की और जब पत्रकारों से बात करने का मौका आया तो मंत्री विजय चौधरी सामने आ गए। हालांकि उन्होंने भी सिर्फ अपनी ही कही।
जो सबसे पहले पिछड़ा इलाका हुआ करता था थरवट क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी गए, जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी उस सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने की घोषणा कर दी है। सहयोगियों के लिए सुकून की बात ये रही कि बीजेपी के मंत्री विधायक साथ रहे। हालांकि लोगों से बात न करने के सवाल पर भागीरथी देवी का जवाब दिलचस्प रहा। इंतजार कर रहे थे लोग, बगहा में भी वाल्मीकि नगर में भी सीएम गए, बतियाए ही नहीं किसी से। वो बोले बतिया है, अब उनका ऊपर बटे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर बा। समय मिलेला तो बात करी ने, आ समय ना मिलेला बेचारा तो अपन समय दे दी ने। सवाल तो ये भी है कि जब नीतीश लोगों से संवाद करने के लिए ही निकले थे तो फिर संवाद किया क्यों नहीं? रात को वहीं रुकने का प्रोग्राम था लेकिन वो रुके नहीं। सवाल ये है कि कहीं कोई नई कहानी तो नहीं लिखी जा रही। दिल्ली में भी पारा लुढ़क चुढ़का है और यहाँ पर ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन सियासी तपिश बढ़ाने की कोशिशों में आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है। यही कारण है कि पहले महिलाओं के लिए सम्मान का ऐलान किया गया और उसके बाद आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से कर दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कमतर नहीं रखना चाहती, उसने पलटवार किया है और भ्रष्टाचार को लेकर एक चिट्ठी अब दिल्ली की जनता के सामने रख दी है। दिल्ली में लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ी है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उसको बताती हुई अब हमारी ये रिपोर्ट। सुबह अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को पीली पर्ची बांटी और शाम को बुजुर्गों को नीली पर्ची सौंपी। पीली और नीली पर्ची को आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल कवच कार्ड नाम दिया गया है, जिसके जरिए आपने अपने गढ़ को बचाने की तैयारी तेज कर दी है। पीले कार्ड यानी महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली से हुई। सीएम आतिशी की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने खुद महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया। पंजीकृत महिला के घर की दीवार पर भाई हो तो ऐसा, केजरीवाल जैसा का स्टिकर चिपकाया। सरकार बनने के बाद ही सब काम करते हैं, उससे पहले तो कोई काम नहीं करते, मगर वो करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि करेंगे। महिला सम्मान योजना लाभार्थी बनने के लिए वोटर कार्ड अनिवार्य है। इसके जरिए आप दिल्ली में नाम काटे जाने का भी मुद्दा उठा रही है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका। अरविंद केजरीवाल की सीट पर महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण हुआ तो सिसोदिया की नई विधानसभा सीट जंगपुरा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत हुई। आप इन दोनों योजनाओं को गेम चेंजर मान रही है और दावा है कि महिला सम्मान योजना के जरिए 35 से 40 लाख और संजीवनी योजना से 10 से 15 लाख सीनियर सिटीजन को लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं के लिए अभी सिर्फ पंजीकरण हुआ है। आपका वादा है कि सरकार में वापसी पर लाभ मिलेगा। हालांकि बीजेपी दोनों योजनाओं को झूठा बता रही है और पंजाब के वादों की याद दिला रही है। इनकी मुफ्त की रेवड़ी के झांसे में मत आइएगा। पंजाब में 2021-22 में इन्होंने सेम योजना घोषित करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। आज तक 1 रुपया नहीं आया, ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने आज चार्जशीट नाम से पत्र जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार, प्रदूषण, दंगे, पानी की किल्लत जैसे तमाम मुद्दों के जरिए आपको घेरा। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्वांचल का मुद्दा उठा रही है तो आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने छठ की याद दिलाकर जवाबी पलटवार किया। पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को जहाँ छठ की पूजा करनी होती है, जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया। केजरीवाल जी ने कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली के किले को बचाने के लिए आप लाभार्थी योजना पर दाव खेल रही है तो बीजेपी दिल्ली की सियासत को भेदने के लिए घुसपैठ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को धार दे रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही एजेंडा सेट हो चुका है और इंतजार तारीखों का है और तब वार पलटवार और जोरदार रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल की नजर बुजुर्गों और महिला वोटरों पर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने के अपने सिल्वर जुबली समय को कंप्लीट कर चुकी है, इस बार माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव को जीतना चाहती है और इसी वजह से उसने युवाओं पर फोकस कर लिया है और ये नारा दिया है, जीतो दिल्ली
यूथ को आगे करो और नारा ये दिया गया है, जीतो बूथ जीतो दिल्ली। दिल्ली में 26 साल से सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए युवाओं की ओर देख रही है। इसलिए दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी युवा रोजगार मेले में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से आए युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर घर घर जाने का आह्वान कर दिया है। अगर 10 सालों में इन्होंने दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिया होता तो हमें ये मेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। युवा भाई बहन जिनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा, कहाँ जाएंगे वो? तुमने तो उनके लिए शराब की दुकानें खोल दी थी कि जाओ शराब पियो और बेहोश हो जाओ। आज हम 1700 बच्चों को रोजगार देने का हमारा काम पूरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं, खासकर युवाओं को चुनाव से पहले बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए बड़े लक्ष्य की बजाय बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का टारगेट दिया है। दिल्ली में बीजेपी के करीब 2,25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवा कार्यकर्ताओं की है, जिन्हें अपने इलाके में लोगों के बीच पहुंच बनाने, पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताने और अपने बूथ पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मिली है, जिसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में इस बार बूथ जीता चुनाव जीता का नया नारा दिया है। हर मोहल्ले में, हर घर में भाजपा जा करके अपना प्रचार करती है। इस बार भी दिल्ली विधानसभा में हमारा वही मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता। एक बूथ 10 यूथ, एक बूथ सैकड़ों कार्यकर्ता। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने युवाओं को साथ लाने के लिए चुनावी इंटर्नशिप करवाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस पहले से ही अपने युवा कार्यकर्ताओं को संघर्ष करो बूथ जीतो का मंत्र दे चुकी है। क्या बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकते हैं? ये सुनकर आपको अजीब लगेगा और सवाल पूछा जाएगा कि हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। लुधियाना नगर निगम के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उससे यही लग रहा है कि आपको रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी साथ आ सकते हैं, यानी कि 33 साल पुरानी वाली अपनी दोस्ती को दोहराया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, बड़ा सवाल है। बाबा साहेब अम्बेडकर के सवाल पर दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भिड़े हुए हैं। संसद का संग्राम पिछले कई दिनों से सड़क पर दिख रहा है, लेकिन इस संग्राम से दूर लुधियाना की सियासत में अलग ही खिचड़ी पक रही है। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिलाने को बरकरार दिख रहे हैं। मतलब झाड़ू वालों के पास 41 वार्ड है, हमारे पास 30 है और बीजेपी के पास 19 वार्ड, 3 आजाद लोग जीत कर रहे हैं, 2 अकाली दल के लोग हैं। लुधियाना के लोगों ने इनको क्लियर मैंडेट नहीं दिया, तो इसलिए हम लुधियाना के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए ये फैसला करने जा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर हाउस चलाएंगे और बहुत बढ़िया हाउस चलाएंगे। असल में कहानी यह है कि लुधियाना नगर निगम में कुल 95 वार्ड हैं। आपको 41 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 30, बीजेपी को 19, अकाली दल को 2 और 3 निर्दलीय जीते हैं। बहुमत के लिए 46 सीट की जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी मिल जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे। पंजाब की राजनीति में आप और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं, लिहाजा उनका मेयर बनाने से रोकने के लिए जिला स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी हाथ मिलाने को तैयार है। हालांकि प्रदेश के नेता पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी टेसिटली या ओपनली अलायंस कर सकते हैं? मेरे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं है। निचले स्तर पर हमारे लोकल लीडर्स ने कोई ऐसी बात चला रखी है तो पता नहीं, और जो भी कुछ होगा तो आपके सामने होगा। लेकिन मेयर हम कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी का मेयर बने। उधर बीजेपी खेमे से जानकारी ये सामने आई है कि पार्टी अपना मेयर बनाने की कोशिश में है। वैसे पंजाब की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी इससे पहले 1991 में साथ आ चुके हैं। तब पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ था, किसी को बहुमत नहीं मिला। तब कांग्रेस और बीजेपी ने शर्तों के साथ समझौता किया था और 5 साल तक इनका गठबंधन कायम रहा। लेकिन इस बार फैसला लेना काफी चुनौतियों से भरा रहने वाला है। बात कर लेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। आपको बताते चले, कश्मीर से लेकर शिमला तक मौसम का बदला हुआ मिजाज, जिसके बाद जमकर हो रही है बर्फबारी। पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। मैदानी इलाकों में भी ठंड और ठिठुरन लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन वहीं कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो कैसे उनकी जान आफत में फंस गई, ये रिपोर्ट। चाहे शिमला हो, चाहे मंडी, चाहे हो कश्मीर का सोनमर्ग,
या फिर उत्तराखंड का चक्राता। बर्फबारी ने पहाड़ों पर बसे शहरों को सफेद कर दिया है। कई घंटों तक लगातार बर्फ गिरी तो नजारा ऐसा हुआ जैसे बर्फ का कोई शहर बस गया हो। गाड़ियों की छत पर बर्फ, पेड़ की डालियों पर बर्फ, सड़क तो बर्फ से ही पटे थे। पहाड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ। बर्फ गिरने की खबर लगी तो घूमने फिरने का शौक रखने वाले लोग पहाड़ों में पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त हो रही है और जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो इस बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। चेहरे पर खुशी लिए इन लोगों के नसीब में गम और चिंता भी आई। ये तब हुआ जब इनकी गाड़ियां पहाड़ के बर्फ में फंस गई। शिमला जिले की इस सड़क को देखिए, बर्फ से सड़क पटी पड़ी है। उसी के ऊपर पर्यटकों से भरी एक गाड़ी चल रही थी। यहाँ एक मोड़ पर गाड़ी स्लिप होने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर लोगों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शिमला आने वाली कई गाड़ियां रास्ते में बर्फ की वजह से फिसल रही हैं। एक तो वैसे भी पहाड़ की सड़कें खतरनाक होती हैं, ऊपर से अब बर्फ भी गिर गई। इधर बर्फ गिरने से तापमान भी गिरने लगा है। लगभग सभी पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे जा चुका है। उत्तराखंड के देहरादून में -1 डिग्री तक तापमान, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में -5, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -12 डिग्री। हिमाचल अभी इकलौता ऐसा राज्य है जहां मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी कर रखी है। वहां के बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के लिए भी मुसीबत कम नहीं। जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ी कि बारामूला में झरने का पानी ही जम गया। सफेद रंग की ये नुकीली बर्फ की आकृति कुछ दिन पहले तक पानी के रूप में दिखती थी, लेकिन अब ये जमी हुई बर्फ है। यही हाल श्रीनगर की मशहूर डल झील का भी है। वहां का पानी भी गिरते तापमान के आगे जम गया। कश्मीर में 21 दिसंबर से ही चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है। ये 40 दिनों तक एक अवधि होती है जिसमें सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी चिल्लाई कला का नतीजा है कि सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग और बारामूला तक कश्मीर के पहाड़ों पर खतरनाक बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की बर्फ ने मैदानों में अलाव की आग को और तेज कर दिया है। सर्दी बढ़ी तो लोगों ने डबल स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई है, जिसके बाद राजधानी में तापमान और गिर गया। दूसरे प्रदेशों में भी ठंड बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, राजस्थान में 7 डिग्री तो हरियाणा में 4 डिग्री तक पहुंच गया है। जनहित में अब बात करेंगे लखनऊ के लॉकर में हुई करोड़ों की सेंधमारी की। लखनऊ के एक बैंक में 42 लॉकर को तोड़कर, आपको बताते चले, करोड़ों की सेंधमारी का मामला सामने आया है। पुलिस की ओर से लगातार दबिश दी गई, जिसके बाद आधी से ज्यादा गैंग की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन 4 मुख्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच लॉकर की सुरक्षा को लेकर कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। क्या रिपोर्ट? ये वही कार है जिससे लखनऊ के लुटेरे भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस से एनकाउंटर हुआ और 3 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से पुलिस ने ये गहने और नकदी बरामद की है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस अलग अलग तरह के डिब्बों में सोने चांदी के गहने और 3 लाख रुपए थे। इन्हीं गहनों और पैसों को लूटकर बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। पकड़े गए तीनों लुटेरे बिहार के हैं। 4 और आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात 7 चोर बाइक पर सवार होकर लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के पास पहुंचे। बैंक के बगल में फर्नीचर की दुकान है, उसी दीवार को काटकर अंदर घुसे और लॉकर लूट को अंजाम दिया।
आज सुबह जब बैंक के ग्राहक पहुंचे तो पता चला कि कुल 42 लॉकर को फिल्मी अंदाज में काट कर लुटेरे ले गए। सारे गहने जेवर सब उसी में थे। बच्चों के लिए जो बनवाया था, जो हमारी शादी का था, जो मेरे सास का था, वो सब इसी में था। जो भी था हमारा सब चला गया। अभी पता चल रहा है कि पीछे से ही चोरी हुआ है और पीछे इनके शायद प्लास्टर भी नहीं है जहाँ पे इतनी सेंसिटिव चीजें रखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि चोरों को पहले से पता था कि बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता और वारदात से पहले चोरों ने बैंक के अलार्म सिस्टम के तार काट दिए थे। लेकिन बैंक मैनेजमेंट का दावा है कि ब्रांच में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। सुरक्षा के सभी उपाय बैंक द्वारा किए गए थे, उसके बाद भी इस तरह की घटना होनी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बैंक की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास सभी तरह के सुरक्षा उपाय सीसीटीवी अलार्म सिस्टम की हुई थी। फिलहाल बैंक में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है और राजधानी लखनऊ का मामला है, लिहाजा इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब सवाल इस बात का है कि जिनके लॉकर में लूट हुई है उनके सामान की पहचान कैसे होगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। 5 दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों की ओर से ग्रेनेड से हमला किया गया। पंजाब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही और पंजाब पुलिस से भागते भागते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए, जिसके बाद पीलीभीत की पुलिस ने आज उन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। पीलीभीत पुलिस की वैन के बोनट और शीशे पर गोलियों के ये निशान। सोमवार की सुबह यूपी में हुए उस एनकाउंटर के सबूत हैं, जिसमें पीलीभीत पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये उन्हीं तीनों आतंकियों की तस्वीर है जिन्हें यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस की सूचना पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले इन तीनों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसनप्रीत सिंह है, जो आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य हैं। 15 दिन पहले ही 18 दिसंबर को पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के गुरदासपुर जिले के बख्शीकला पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया था। ये तीनों आतंकी उसी ग्रेनेड हमले के आरोपी थे, जिनकी पंजाब पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 3 दुर्दांत अपराधी जो हैं, ये उसमें इन्वॉल्व थे। क्रेडिबल इनपुट था जिस पे एक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए सतर्कता बढ़ाई गई थी। अल्टीमेटली मुठभेड़ हुई जिसमें 3 लोग हैं, अंत में जाके यहाँ पे डेथ हुई है। इन्हीं आतंकियों की तलाश करते करते पंजाब पुलिस सोमवार को पीलीभीत पहुंच गई। पता चला कि तीनों पूरनपुर इलाके में छिपे थे। पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी पीलीभीत पुलिस को दी और फिर जो हुआ वो आपके सामने। थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया। गिरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। पंजाब से भागे तीनों खालिस्तानी आतंकी पूरी तैयारी के साथ यूपी पहुंचे थे, जिसका सबूत है उनके पास से बरामद AK-47 राइफल, विदेशी पिस्टल के अलावा भारी मात्रा में कारतूस। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान में सुमित राठी और शाहनवाज नाम के 2 कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। यूपी पुलिस के मुताबिक मारे गए खालिस्तानी आतंकी भारत के बाहर सक्रिय आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे थे। रुक कर लेते हैं बांग्लादेश से आई एक खबर की ओर। वहां की अंतरिम सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। भारत सरकार की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेगा? क्या शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? 140 दिन पुरानी ये वो तस्वीर है जब आखिरी बार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कैमरे में कैद हुई थी। तब से लेकर अब तक वो भारत में शरणार्थी बनकर रह रही हैं। ना ही उनकी कोई तस्वीर आई, ना कोई वीडियो। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे सवाल उठता है कि ये सस्पेंस कितने दिन रहेगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को राजनयिक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना को वापस ढाका भेजा जाए।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से संपर्क कर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी है। खबर यह भी मिली कि तौहीद हुसैन, जो कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट भेजकर शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का दावा है कि ढाका स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपराध और नरसंहार के लिए शेख हसीना के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आगे क्या हो सकता है उसे समझने के लिए दोनों देशों के बीच की प्रत्यर्पण संधि को जानिए। भारत और बांग्लादेश ने 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 2016 में प्रत्यर्पण संधि संशोधित हुई थी। प्रत्यर्पण के लिए अपराध के सबूत नहीं, सिर्फ कोर्ट वारंट काफी है। दरअसल जब भारत ने प्रत्यर्पण संधि की थी तब नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी संगठनों पर लगाम कसने की तैयारी थी जो बांग्लादेश में छिप जाते थे, लेकिन अब ये संधि शेख हसीना की मुश्किल भी बढ़ा सकती है। बात करेंगे अफ्रीका से निकले एक ऐसे वायरस की जो दुनिया को डरा रहा है। आपको बताते चले कि दूर से इससे संक्रमित व्यक्ति को कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो डांस कर रहा है, लेकिन डिंगा वायरस कितना खतरनाक है और वो किस तरह से फैलता हुआ चला जा रहा है। 30 लोगों की उसने जान ले ली है। अब अगली रिपोर्ट जो आपको सावधान करने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मरीज अस्पताल से निकलकर डांस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग डिंगा नाम के जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। इनके साथ आए लोग इन्हें संभाले हुए खड़े हैं और ये भी लगातार हिलते जा रहे हैं। इस वायरस से लोगों का शरीर इतना कांपने लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति की बॉडी बेतरतीब हिलने लगती है, उसे तेज बुखार और कमजोरी लगती है। कभी कभी तो वायरस की वजह से शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कई लोगों को पैरालिसिस अटैक भी आ जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। एंटीबायोटिक्स की मदद से ही मरीजों का इलाज हो रहा है। युगांडा के बुड़ीबिग्यो में फैल रहे वायरस के अब तक 400 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 370 तो ठीक हो गए, लेकिन 30 लोगों की जान चली गई। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से ये वायरस सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों पर अटैक कर रहा है। डांस कराने वाला वायरस पहले भी दुनिया में आ चुका है। साल 1518 में रोमन एम्पायर में इसी तरह का डांसिंग वायरस फैला था। अब आज 500 साल बाद उसी तरह का वायरस लोगों की जान ले रहा है। वायरस के ट्रांसमिशन और इसे रोकने के उपायों की जांच चल रही है। कोशिश है कि इसे दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने से रोक दिया जाए। भारत में भी मुंबई, गोवा, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर से युगांडा की डायरेक्ट फ्लाइट चलती है। हालांकि भारत आने से पहले वहां के यात्रियों को जरूरी वैक्सीनेशन कराने होते हैं, लेकिन नए वायरस के आने के बाद अब अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त मेडिकल जांच की शुरुआत होगी।